अब रैपिड फायर करें सिंघवी जी। जी। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, पिछली बार की तरह। पिछली बार भी बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। रैपिड फायर लेकिन रैपिड फायर में होता है कई बार जो उसी मुद्दे पे पुराना डिटेल्ड जवाब दिया वो भी दिखाना चाहिए, क्योंकि पूरा दिखाया रैपिड फायर में अधूरा लगता है। हाँ, नहीं, मैंने पूरा दिखाया और आप उस पर अगर थोड़ा सा उसको क्वालिफाई करना चाहें कर सकते हैं। रैपिड फायर, पहला सवाल, अभिषेक मनु सिंघवी, क्या संविधान खतरे में है? निश्चित रूप से हाँ। क्या देश का मुसलमान खतरे में है? मैं समझता हूँ हाँ, वो भी समझता है हाँ। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल नहीं है, न होना चाहिए, प्रयत्न जरूर है। क्या देश सही राह पर जा रहा है? ये तो खैर बड़ा व्यापक प्रश्न है। कुछ मुद्दाओं में, कुछ दिशाओं में बिल्कुल सही है, हाँ जा रहा है। बहुत सारे मुद्दों में और इश्यूज पे बिल्कुल दिशा में सही नहीं जा रहा है, गति में भी सही नहीं जा रहा है। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी राय क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है यूनिफॉर्म। मैंने कभी सुना नहीं कि एक प्रदेश का सिविल कोड होगा, दूसरे प्रदेश का सिविल, यूनिफॉर्म कहाँ से हुआ? ओके। क्या जस्टिस वर्मा, जिनके यहाँ कैश मिला, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? मैं समझता हूँ वो जो कानून के अनुसार जो अभी प्रतिबंध है वो हट जाना चाहिए, मतलब होनी चाहिए भविष्य में। अभी तो कानून है ऐसा, इससे पूरे देश में एक अविश्वास फैल रहा है और एक मानव गुप्ता कानून के ऊपर है, सिंघवी कानून के ऊपर है, ये एक भावना फैल रही है। आपको अगले दिन सुबह पता चला होगा जब ये हुआ था? नहीं, मेरे को जब देश को मालूम पड़ा था, किसी को दो दिन बाद जब वो गए थे, वो कुछ सफाई कर, मैंने सुना उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि कोई पानी चला रहा था, तब वो उड़ा, जो टेरप्लेन था, तब मालूम पड़ा। तब उसके पहले हमको कहाँ से मालूम पड़ सकता है? नहीं, क्योंकि आप तो उन्हीं नहीं वो तो मालूम सबके बीच उठते बैठते हैं सिंघवी जी, तो हैरानी हुई थी आपको? या मैंने तो इसमें एक लेख लिखा है जनाब, विस्तृत लेख, विश्व के सबसे बड़े अंग्रेजी न्यूज़पेपर में, उसका पहला पैराग्राफ पढ़िए। मैंने कहा मैं 2-2.5 दिन तक बोला नहीं इसके ऊपर, क्योंकि मैं अचंभित था, क्योंकि मेरा ये बड़ा स्पष्ट डिक्लेरेशन है कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के उच्च जजेस में मानता हूँ मैं, उनके संज्ञान से, उनके ज्ञान से, उनके कोर्ट चलाने के तरीके से और उनके निर्णय लिखने के स्टाइल से, बहुत टॉप क्लास जज। लोग सोच रहे हैं तो एक पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने होंगे। वो तो है ही बात, ये तो है ही। क्या इलेक्शन कमीशन सरकार की कठपुतली है? अब ऐसा शब्द मेरे लिए बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन आप धीरे धीरे उस दिशा में जा रहे हो और आप जो क्रिएट कर रहे हो एक परसेप्शन, वो परसेप्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये परसेप्शन तो पहले कभी नहीं था ना। जब हमने, या आप बार बार बोलते हो कि हमने बनाया किसी को चुनाव आयोग राज्यसभा में, तब भी ये परसेप्शन नहीं था जो आज है। क्या कश्मीर से 370 हटाने का फैसला सही था? वो शिप सेल कर गई है, उसके ऊपर अब टिप्पणी करना बिल्कुल आवश्यक है नहीं। मैं नहीं मानता कि उस दिशा में जाना चाहिए, उस डिबेट में पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्या पीओके कभी वापस आ पाएगा? ये तो हमारे संसद का एक रेजोल्यूशन है, कैसे कह सकते हैं नहीं आएगा? तो रेजोल्यूशन हमारे 20, 25, 40 साल पुराना है। मैं दोबारा पूछता हूँ दूसरी तरह से, क्या मोदी सरकार पीओके वापस ला पाएगी? बहुत, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा अगर ले आए तो। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा अभी ले आएंगे कि नहीं। अगर सिंदूर की तरह 2 दिन में फाइट बंद कर देंगे तो नहीं ला सकते। क्या कांग्रेस की सरकार आई तो आरएसएस पर बैन लगाएंगे? ये प्रियंक खरगे का बयान है। नहीं, किसी ने नहीं, वो उनका इंडिविजुअल बयान है, किसी ने नहीं कहा। हमारी सरकार थी ना यहाँ पर 15 साल तक, तब क्या हुआ था? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बन सकते हैं क्या? उनका पूरा जो एक कमिटमेंट रहा है राजनीति में, बिल्कुल निश्चित बनना चाहिए। बनते नहीं बनते हुए अलग बात है, बिल्कुल बनना चाहिए, बन सकते हैं, बनना चाहिए। ओके, मैं दूसरी तरह पूछता हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार कब आएगी देश में आपके हिसाब से? अब तो रुकना पड़ेगा, अगला चुनाव तो एक ही है, तब तक तो हम, उसके बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहे हैं। उससे पहले हम किसी गैर गणतांत्रिक तरीकों से तो बात नहीं करते कि सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की फुल मेजोरिटी की सरकार आ सकती है? अगर आ सकती है तो कब तक? सिद्धांतिक रूप से हाँ, आनी चाहिए, आ सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ रियलिस्टिक नहीं है अभी। नहीं है? हाँ, कब तक नहीं है? कुछ कब तक की बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कभी न कभी तो आएगी। लेकिन अभी कहना ये एक अमित शाह तो कहते हैं अभी 25-30 साल छोड़ दीजिए, भूल जाइए। यही होता है ना कि वो एक गरूर अहंकार आता है जो सत्ता का, वो बहुत खतरनाक होता है। मोदी जी बार बार इतिहास से सिखाया गया, ऐसा अहंकार नहीं रहना चाहिए, रहने देता नहीं इतना लंबा कभी कोई। मोदी जी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं सिंघवी जी? ये तो नंबरों वाला एक खेल नहीं है, मैं तो उनको निश्चित रूप से 3-4 पे ज़्यादा नहीं दूंगा। राहुल गांधी को एलओपी के तौर पर कितने नंबर देते हैं 10 में से? हाई मार्क्स, वेरी हाई मार्क्स। हाई मार्क्स। स्पष्ट हैं, निर्भीक हैं, खुले हैं, पारदर्शी हैं और वो मैनिपुलेटिव बिल्कुल नहीं।
दिल के साफ है। दिल के तो बहुत साफ हैं, बट उसके अलावा मैं अपने बोलचाल, अपने जो राजनीतिक कमिटमेंट्स उसमें घूम फिर के पीछे से मार के वगैरह ऐसी बात नहीं। आपने तो उनको बचपन से देखा है? नहीं, बचपन से तो नहीं, लेकिन जब से आए विदेश से मतलब देखा कहने का जब वो जब यंग थे, हाँ, तो काफ़ी साल हो गए, 20 साल। पॉलिटिक्स में आपके सामने ही वो आए थे? देखिए, राहुल गांधी को ये सब छोड़ दीजिए, जो आप मीमीज देखते हैं और सोशल मीडिया देखते हो, चलाया जाता है, उनका काम ही है कार्टून चलाना। ये बीजेपी वालों के जो ट्रोल से पैसे बहुत हैं तो बहुत पेड़ होते हैं। राहुल गांधी में जो स्पष्टता है और जो निर्भीकता है और जो एक उनके अंदर साफ गोई है, वो बल्कि मैं समझता हूँ राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने उनको कहा है कि आपको कम होना चाहिए, और आप समझिए कि उनको उनके अंदर एक त्याग की भावना भी इनबिल्ट हो। कहते मैं मुद्दों पे पीछे नहीं हटूंगा चाहे हारें, लगा रहूँगा। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ मुद्दों पे इसलिए लगाऊँ कि ये कुर्सी जिसमें आप बैठे हो चाहिए मेरे। ये नॉर्मल मतलब लोगों के अंदर नहीं होती राजनीति देखी मैंने राजनीति। आजकल ये प्रवचन देने वाले धर्मगुरु बहुत लोकप्रिय हैं। सिंघवी जी, कोई राय है आपकी उन पर? सुनते हैं कभी उनको? देखिए, इनमें ऐसा होता है कि कोई जनरलाइजेशन संभव नहीं है। इक्का दुक्का मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, ऊपर उठे हुए लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि जहाँ इस ज्ञान में, इस स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा मर्म है, अधिकतर 99 कह लीजिए या 95 कह लीजिए गलत होते हैं। और उससे क्या होता है कि जब 10 आपके आम या सेब खराब हो जाते हैं तो पूरा बास्केट खराब मानने लगते हैं लोग। मैं बहुत आध्यात्म को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कई ऐसे लोग थे, अब महर्षि महेश योगी को लीजिए आप, उन्होंने मुझे खुद को इनिशिएट किया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, खुद को। उनमें मर्म में बहुत था ज्ञान में, लेकिन उनके जो बाद की एक, जिसको कहते हैं कि एक होता है प्रॉफिट और बाद में आती है क्लर्जी, तो क्लर्जी खराब कर देती पूरे मूवमेंट को। तो अब मैं कुछ नाम लूंगा सिंह जी, अब मैं कुछ नाम लूंगा। ये लास्ट राउंड है इस इंटरव्यू का। जो पहला शब्द आपके जहन में आता है या पहला सेंटेंस, वो बोलना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बहुत उम्दा दिमाग और परिश्रम के व्यक्ति। आपके क्लासमेट थे आपने बताया? थे, वो तो पहले, बहुत पहले थे। अब बात होती है, दोस्ती है? नहीं, अब नहीं। हाँ, दोस्ती तो बिल्कुल है। दोस्ती हमारी दूरी रहती है। मैं एक बार नहीं मिला उनसे, उनके पूरे सीजीआई रहते? सीजीआई नहीं, जैसे जज रहे। मैं तो ये सबसे सिर्फ कोर्ट में ही मिले? हाँ, पॉलिसी फॉलो करता हूँ या कोई स्पीच विच होती सबसे। जब मैं फेयरवेल करता हूँ कभी, अब तो वही बंद कर दिया मैंने, सब जब जा रहा होता है, जब रिटायर कर जाता है तो मैं इन मामलों में, और हमारी कोई बहुत वार्म मित्रता है, ऐसी कोई नहीं है कुछ भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये मैं इस पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए रिस्पेक्ट करते हैं लोग। ओके, कि काम से काम रखते हैं। हाँ, राइट, ओके। जस्टिस गवई बहुत ज़बरदस्त डायनेमिक और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैग्मेटिक आदमी। कपिल सिब्बल, फिर से पूछ रहा हूँ, ये पिछली बार भी पूछा था मैंने। आपको जानबूझ कर, बहुत एनर्जेटिक उनकी उम्र में और बहुत कमिटेड अपने सिद्धांतों पे और बहुत हार्ड वर्किंग। असदुद्दीन ओवैसी, मैंने उनको खुद को कहा उनके मुंह पे कि एक, मैं वहाँ बोल रहा हूँ कि फायर इन द बेली, मतलब उनको अभी तक करने का एक वो भूख है इस उम्र में भी। आज भी वो अपना वो करते हैं, वो शो नहीं, करते वो बात हैं नहीं, बाकायदा। उसकी वो बात जनरली हर चीज़ के लिए वो एक बहुत बड़ी, मेरी तो भूख कम हो जाती है बहुत बार। अच्छा, मैंने कहा उनको, मैंने कहा मैं तो आपसे बहुत यंगर हूँ तो भी। कितने साल का फर्क होगा? होगा कम से कम 11-12 साल का। 11। असदुद्दीन ओवैसी 10-11 साल। असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ थे एक डेलीगेशन में, येल में। उनकी वास्तविकता और उनका जो इमेज है एकदम विपरीत है। बड़े एजुकेटेड, समझदार वकील हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक खुश रखना पड़ता है। उसके लिए कई बार वो ऐसे वक्तव्य देते हैं जो आप और हम जिससे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। पर इस बार तो पूरा देश उनको हीरो बता तो रहा ये है। गलत है ना, इसका मापदंड। आप बाहर जाओगे तो आपको करना है ये काम, एक आपका जो स्क्रिप्ट है वो लिखित है। नरेंद्र मोदी, सामूहिक। मैंने उनको खुद को कहा है कि आप सिर्फ योगा नहीं सिखाइए हमें उस एनर्जी का एक सीक्रेट बताइए जिसके अंतर्गत आप 24 घंटे एनर्जेटिक रहते हैं। खुद मैंने कहा है उनको। कब की बात है? करीब जब भी मेरी कोई औपचारिक मीटिंग थी तब। तो क्या बोले? तो हंसने लगे, उनका ये सीक्रेट नहीं बता सकता नहीं बता। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर ऊर्जा है। इस उम्र में इतनी ऊर्जा कोई आसान चीज़ नहीं है। मैंने वह स्पष्ट कहा है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कोई उनकी चापलूसी करने का मेरे कोई आवश्यकता नहीं है। अमित शाह बहुत फोकस्ड व्यक्ति हैं और बहुत एनर्जेटिक वो भी हैं। कुछ उनकी किसी नीति से मैं सहमत नहीं हूँ, वो अलग बात है।
पर वैसे मुलाकात हुई है कभी आप? बहुत नहीं के बराबर। इनफॉर्मल बातचीत कभी? पार्लियामेंट, हाँ इनफॉर्मल हुई है, पार्लियामेंट में हुई है, वैसे हुई है, लेकिन नहीं के बराबर, वास्तव में बहुत कम। संसद में ऐसे भाषण देते हैं तो बड़े उन्होंने गुस्से में मुझे एक लगते बार हैं। फ्लाइट में, हाँ। जब वो बने थे, तब 15 साल की पहले की बात है, 12 साल की, जब भी बने थे वो, बधाई दी थी खुद ने कि जब मैंने ईदगाह, एक यहाँ पर जो दिल्ली के बीच में कंजेस्टेड लोकेलिटी में एक स्लॉटर हाउस था, उसको शिफ्ट करवाया था बाहर दिल्ली के एनवायरमेंटल कारणों में। तो मैंने कहा आपको इतना पुराना केस याद है? अभी तो मेरे को हमेशा से याद है कि आपने करवाया था। ये बात हुई थी जब वो बने थे होम गृह मंत्री। तो उनकी छवि वैसी है जैसे संसद में भाषण में दिखती है, वो गुस्से में है, डांट देते हैं उनकी, या वो भी मैं नहीं समझता कि हर व्यक्ति की छवि और उनकी वास्तविकता सेम होती है। उनकी वैसे नेगेटिव छवि हो जाती है कई बार, थोड़े टर्न लगते हैं। मैं नहीं समझता कि वास्तव में ऐसे होंगे, बट ये है एक छवि, आपकी बात सही है। हाँ। प्रियंका गांधी एक ज़बरदस्त डायनेमिक और कैरिज्मेटिक पर्सन है, लेकिन वो अपने आप को पीछे रखती हैं, ये उनकी एक त्रुटि है। यही मेरा अगला सवाल था। त्रुटि है। क्या वो खुद पीछे रख रही हैं अपने आप को? लोग कहते हैं कि खुद रखती हैं, उनको कहा गया है पीछे। नहीं, वो खुद बहुत डिसिप्लिन से चलती हैं, मापदंड रखती हैं, रूल्स रेगुलेशन। उनका पोटेंशियल उनके एक्चुअल कृतित्व से कहीं ज़्यादा है। रेवंत रेड्डी बहुत डायनेमिक आदमी है, ज़बरदस्त गति और दिशा के आदमी है। मैं तो उनसे पहली बार मिला जब हम सरकार में नहीं थे वहाँ पर। उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज़ की थी हैदराबाद में, तो वो बैठे थे और खरगे जी बैठे थे, उनके इमीडिएटली पीछे मैं बैठा था। तो मैंने खरगे जी को कहा, मैंने कहा ये मुझसे पूछ लीजिएगा आप कि अगर ये रैली सही है तो 100% सरकार कांग्रेस की बन रही है। रेवंत रेड्डी ने किया था वो ऑर्गेनाइज। रेवंत रेड्डी ने जो वहाँ पर म्यूज़िक बनाया था, एक हिंदी कन्नड़ तेलुगु फिल्म का म्यूज़िक को हिंदी में कन्वर्ट करके, और वहाँ पर उस वक्त इंदिरा अम्मा के चैंट्स चल रहे थे, अपने आप पर पूरे स्वाभाविक थे। तो इन्होंने, इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त है। यंग तो खैर बहुत है ही। इस बार तो और ज़्यादा करीब से आप मिले होंगे क्योंकि आप वहीं से राज्यसभा आए हैं। हाँ, नहीं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, डायनेमिक है, यंग है, ऊर्जावान है। मैं चाहूँगा कि वो पूरी तरह से सशक्त बने और स्ट्रांग बने। 2 गुगली फेंकूंगा अब मैं। गौतम अडानी के बारे में सबसे पहले मुझे ही कहा गया था स्टैंड लेने का कांग्रेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा मैं तो फर्क खुला हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं करता हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि 10 साल से उनके जो महत्वपूर्ण केसेस हैं कोर्ट में, सब मैं ही कर रहा हूँ। तो आप कल बोलोगे विरोधाभास है। तो अब ये प्रोफेशनल चीज़ तो अलग होती है ना। तो मैं हमेशा दूर रखता हूँ इससे। उनकी कई बिल्ली का, जब ये हुआ था तो ना मैं कोई ज़्यादा, ये जो आज की राजनीति उस वक्त ही चल रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आज झूठ बोल दूँ आपको और उनके विरुद्ध फिर हो जाऊँ, या उनको झूठ बोल दूँ और आपके उसको, ये गलत चीज़ है। मुकेश अंबानी बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक तरह से हम उद्योगपति हैं इस देश के, तो नंबर 1 के विश्व के, तो हमको बहुत इसका गर्व होना चाहिए। मैं वैसे उनके लिए अपेयर होता हूँ रेगुलरली। अच्छा, ओके। हाँ, लिटिगेशन ज़्यादा नहीं करते हैं वो। शशि थरूर बहुत ही एक विद्वान और बहुत टैलेंटेड आदमी है, लेकिन उनका अपना स्टैंड है जो पार्टी के मेल से नहीं, स्टैंड से हमेशा मेल नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंट कम है उनका। अरविंद केजरीवाल बहुत ज़बरदस्त दिमाग के आदमी है, बहुत उनके साथ आयु है, एज है, और उनकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत है। आपको बहुत मानते हैं? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको एक एनालिसिस उनके व्यक्तित्व का कर रहा हूँ। उनको ये समझना कि वो कोई ऐसे ही आदमी है, उनको समझ भी बहुत है, लेकिन कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और एज उनके साथ है। ओके। तेजस्वी यादव कई बार मिले हैं, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। पोटेंशियल जितना है उससे कम दिखा रहे हैं, ज़्यादा है। इस बार बन सकते हैं सीएम? निश्चित से बनना ही है उनको। लग रहा है आपको इस बार? 100। नीतीश जी गए? नीतीश जी तो खैर मैटर ही नहीं करते। बीजेपी नीतीश सरकार गई। नीतीश कुमार तो खुद भी जानते हैं कि वो बनेंगे तो कोई बहुत ही ज़बरदस्त तुक्के से बन सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर। अब वही एक पोस्ट बची है क्योंकि सेंटर में रख नहीं रहे उनको, इसलिए। लेकिन ये समय है अगर तो किसी का। तेजस्वी यादव लास्ट टाइम भी बन गए थे ऑलमोस्ट। आप क्या बात कर रहे हो? बड़ी पार्टी बना। जो आप अभी आज बात कर रहे हो, लास्ट टाइम जो उनका रह गया मैंडेट, वो रियली मैंडेट नहीं बचा था। डोनाल्ड ट्रंप मुझे बड़े रोचक लगते हैं। सबसे एक्चुअल रोचक लगते हैं। आई लव हिम बिकॉज ही इज प्योर एंटरटेनमेंट। मैं किसी सिटकॉम सीरियल को देखूं या फिल्म को देखूं, मैं आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। और ट्रंप जी में कोई भी राष्ट्रपति बनने की क्वालिटी नहीं है सिवाय एक के। वो मैं समझता हूं कि इतनी ज़्यादा साफगोई करते हैं कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पीड इज स्पीड वाली का वो एक्सट्रीम
एक्सट्रीम वर्ल्ड लेकिन वो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है राष्ट्रपति की, क्योंकि आज आपको साफ सफ़ेद कह दें, कल आपको 30 मिनट बाद काला कह दें। जिस दिन उनकी दोस्ती हुई थी एलोन मस्क से, मैंने पब्लिकली ट्वीट किया था कि ये 3 महीने रह जाए तो बहुत बढ़िया, 6 महीने तो गई पक्का, 6 महीने में ट्वीट किया वही हुआ। तो ये किसी के साथ, ये बहुत ही फिकल वॉलेटाइल व्यक्ति हैं जिनका कोई कंसर्न, वो आई मी माई सेल्फ के एक्सट्रीम वर्जन है। लेकिन एंटरटेनमेंट 100%, कोई एक्टर नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई बॉलीवुड नहीं, कोई हॉलीवुड नहीं इनसे ज्यादा। तो फिर जो वो ट्वीट कर रहे हैं सीज फायर को लेकर, उस पर हम क्यों यकीन कर रहे हैं? नहीं करते हैं ना, यही तो सबसे अच्छी बात है। मोदी सरकार की सबसे बड़ा सौभाग्य ये है। अगर यही ट्वीट कर रहा होता मैक्रॉन, या यही ट्वीट कर रहा होता मर्कल, या यही ट्वीट कर रहा होता केयर स्टाइमर जो इंग्लैंड का है जी, तो हमारी बुरी हालत हो जाती। सरकार की सौभाग्य है कि कोई सीरियसली लेता ट्रंप को। हमको लेना पड़ता है देश के हिसाब से। इलॉन मस्क मैवरिक आदमी है। बहुत हद तक उनकी दोस्ती इसलिए क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रंप के उनके बहुत ही समान है। इनकंसिस्टेंसी, नी जर्क, इरेटिक हैं, इरेटिक तो वाइल्ड वाले नी जर्क आदमी है ना। लेकिन अब देखिए ना, जितना पैसा उनके पास है तो क्या फर्क पड़ता है नी जर्क है कि नहीं। पैसा है तो फर्क पड़ता है, उनका वजन है। और मैं समझता हूँ ओरिजिनल थिंकर है, एलन मस्क ओरिजिनल थिंकर है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज में। जयशंकर जी अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, उनको रखा गया ऐसे कोई टेक्नोक्रेट हैं। नॉट सूटेबल, बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉट सूटेबल टू बी ए पॉलिटिशियन। वो तो है ही नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। उनको रखा इसीलिए गया है टेक्नोक्रेट है। फॉरेन पॉलिसी ठीक है सिंघवी जी या नहीं है? तो जनरल इसको कैसे बोल सकते हैं आप एक सेंटेंस में? बहुत सारी त्रुटियां हैं, कुछ चीजें सही हैं। ठीक है। नेतन्याहू को तो मैं माफी चाहता हूँ कहना, अगर कोई तरीका हो कि वो न हो इस प्लैनेट अर्थ पे तो सही होगा। मैं नहीं कहता हूँ बाकी लोगों का। सबसे जघन्य अपराधी, सबसे खतरनाक आदमी, जितना उन्होंने नरसंहार किया है, अगर इस विश्व में कोई भी न्याय होता तो सबसे पहले वॉर क्रिमिनल वो होते। और उसमें मैं भागीदारी मानूंगा ट्रंप साहब की कम से कम 50%। आज अगर वो हैं तो सिर्फ यूएसए की वजह से हैं। आपको जाके देखना है गाजा में क्या हालत की है उन्होंने। और एक बहाना लेके उस होस्टेज वाला, हमने जिसकी पूरी भर्त्सना की। हजारों लोग मारे हमास ने सर। नहीं, इजराइल में घुस के हजारों लोग मारे। जिस कारण, हजारों तो सवाल नहीं उठता, जिस कारण से ये हुआ है पूरा एक्शन, उसका एक कारण था वो होस्टेज टेकिंग, जिसकी किसी ने समर्थन नहीं किया। होस्टेज टेकिंग तो बाद में थी, उसके बाद और 1000 से ज्यादा मारे। 1000 से ज्यादा। उसके बाद जो डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन लिया है नेतान्याहू ने, उसका कोई भी संतुलन नहीं है। विश्व में कानून में एक प्रोपोर्शनैलिटी की डॉक्ट्रिन होती है। बिना प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन के आप ये नहीं कि आप ऐसे कर सकते हो। आज आप किसी घर में जाके वहां से आप 1-2 कंट्री टाप के ईरान में चले गए। ये बताइए मुझे कि पहली बात, क्वेश्चन 1, जो उन्होंने किया गाजा में या उस पूरे एरिया में, कि उसका कोई भी संतुलित प्रोपोर्शन है जो उनके साथ हुआ? कोई लिमिट होनी चाहिए ना। नंबर 2, उन्होंने सीरिया से इनडायरेक्टली किया, लेकिन जो ईरान में आज तक उनको मिला कोई एविडेंस बॉम्ब का। आपको मालूम है इराक में जब वो WMD का फ्रेज चला था, बाद में मालूम पड़ा कि साहब है नहीं। ट्रंप साहब की खुद की चीफ ऑफ इंटेलिजेंस तीनों एजेंसीज की कहती है कि वी हैव नो एविडेंस। तो कौन से सिद्धांत पे नेतान्याहू किसी घर में घुस के मार सकते हैं? कौन सा संयुक्त राष्ट्र रहा ही नहीं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून है? ये ठीक है हम लेक्चर देते हैं, सेमिनार देते हैं। आज पूरे विश्व को जो एक खतरे में, आतंक में डाला है, नेतान्याहू ने डाला है। पर मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। उससे कोई नहीं, और इंडिया के भी दोस्त हैं। कोई मेरे को मतलब इंडिया के भी दोस्त हैं। उनके खुद के देश में नेतान्याहू का कोई समर्थन नहीं है। वो चला रहे हैं, उनको ये डर भी, भय भी है कि कल वो हट गए तो उनको ट्राई होंगे कोर्ट में वो। और जो वो कर रहे हैं वो किसी भी मानवता तो दूर, मानवता के कोई आसपास नहीं है, कोई लिमिट होती है। लेकिन डिप्लोमेसी तो ये भी कहती है सिंघवी जी आज की, कि जो आपके देश के लिए अच्छा है वो आपका दोस्त है। बहुत सिंपल है। और इजराइल इकलौता ऐसा देश है। आप समझते हैं कि नेतान्याहू से कम क्रूर या कम अनप्रिडिक्टेबल कोई नया प्रधानमंत्री होगा इजराइल का हमारा दोस्ती होगा? ये हम दोस्ती की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी का कोई उनसे शत्रुता होनी चाहिए। मोदी जी की दोस्ती उनसे नहीं है, मोदी जी की दोस्ती प्रधानमंत्री इजराइल से है। ठीक है। प्रधानमंत्री इजराइल कोई और नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सिद्धांत नहीं, जो अपने एक स्वार्थ के लिए जिसको देश में जाके मारते, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र? क्या आप हर चीज नेतान्याहू की मोदी जी सपोर्ट कर सकते हैं?
कभी नहीं कर सकते। नहीं, आपकी पार्टी का आरोप यह है, सोनिया जी ने बाकायदा आर्टिकल लिखा अखबार में और ये कहा कि हमारी सरकार इजराइल की तरफ इतनी ज्यादा झुक गई कि हमने फिलिस्तीनियों को और ईरान को बिल्कुल छोड़ सही दिया। है, बिल्कुल सही है। आपको मालूम है बिल्कुल इसमें क्या गलत है? आपको मालूम है कि इस क्रूरता के लिए, ईरान वाली क्रूरता और गाजा के लिए रेजोल्यूशन हुआ। 149 कंट्रीज वोटेड, 19 कंट्रीज ने एब्सटेन किया, उसमें एक भारत था। ये बताइए, आप कल जाएंगे आप सिंदूर के लिए समर्थन मांगने, वो 149 देश का कहेंगे आपको? इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि क्रूरता ऐसी जबरदस्त हुई, रेजोल्यूशन को सपोर्ट करो, कुछ था ही नहीं। आपको कुछ करना नहीं, देना नहीं, कुछ आपको एक समर्थन देना है। आप इसराइल के कारण उसमें एब्सटेंशन में 19 देश हैं, उनमें 19 देश में 3-4 देश थे, उनका नाम ही नहीं सुना होगा आपने। तो ये नीति, विदेश नीति मेरे आने से और मोदी के जाने से और आपके आने से और अमित शाह के जाने से नहीं बनती है। विदेश नीति के स्तंभ होते हैं। वो रेजोल्यूशन में ईरान कंडेम करना कोई गलत था? उस रेजोल्यूशन में जो आपने क्रूरताएं की, देखिए आपने अटैक कर दिया हमास को, मैं उसको कंसीड कर रहा हूँ। किसी ने उस क्रूर भर्सना योग्य चीज़ का समर्थन नहीं किया वहाँ। आपने उसका कोई मतलब, इनोसेंट बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को मार दिया उठा के वहाँ पर। और आप 1000 कह रहे हैं, 1000 तो छोड़िए, सैकड़ों की तादाद में, और आज तक वहाँ पर भिखारी बना दिया उन लोगों को। वही हालत आप कर रहे हैं उधर ईरान में। आप कह रहे हैं, नेतन्याहू कहता है कि मैं असैसिनेट करना चाहता हूँ इनको, खमेनी को नहीं, पूरे लीडरशिप को। फिर कहते हैं कि मैंने पूरे इनको एक साथ बैठे हुए असैसिनेट कर दिया। पर यही बात तो खामेनी जी भी कहते हैं कि इजराइल को तो एग्जिस्ट करने का राइट ही नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे वो? लेकिन उन्होंने किया क्या? अगर आप पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, सब चलिए, सभी लोग कहते हैं अलग अलग अरब में अलग अलग व्यू है। कुछ किया ईरान ने? अभी एक बार भी ईरान ने पहले शुरुआत की? हमास को आप डील करिए, हमास को आपने मार दिया, लेकिन अब आप इस तरह अटैक कर रहे हो, आपका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये तो उस पर तो कोई समर्थन कर रहा, भारत का बहुत गलती है अगर भारत समर्थन करती है तो, उसको कोई डाउट नहीं है। आपका भी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी भी नीड आएगी। विश्व भर में मैं समझता हूँ इक्के दुक्के देश भी नहीं करेंगे। ट्रंप की वजह से इजराइल भी नहीं कर सकता ये, ट्रंप के बिना। ये सब तो खेल है। पूरा यूरोप उनके विरुद्ध है, नेतन्याहू के, पूरा यूरोप। अब ये अलग बात है कि बहुत बड़ा विश्व का पावर है अमेरिका, इसीलिए चल रहा है। थैंक यू सो मच अभिषेक मनु सिंह, बहुत मजा आया मुझे आपसे एक बार फिर से बातचीत कर लेने। बहुत बहुत धन्यवाद।